नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्लास 11th का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आपने क्या करना था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चलो जल्दी से देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दुर्लभता क्या होती है, बट हमने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताई थी। दुर्लभता हमने बता दिया था जिसकी मांग उसकी पूर्ति से बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऐसी वस्तु जिसकी मांग जो होती है वो उसकी पूर्ति की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्लभता बोलते हैं। आज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस देखते हैं। देखो जरा, अर्थशास्त्र में दुर्लभता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या होता है, जब वस्तु की मांग शून्य कीमत पर, इसका मतलब जब उसकी कीमत शून्य है, जीरो कीमत पर भी उसकी मांग इसकी पूर्ति से अधिक होती है। मांग क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, तो पूर्ति से, जबकि इसकी कीमत कितनी है, जीरो है। अब इसका एग्जांपल क्या, जैसे आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन देखी होगी, उसकी कीमत जीरो होती है, मांग उसकी बहुत सारी होती है, क्या उतनी पूर्ति हो पाती है, तो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो वस्तु कैसी वस्तु है, वो दुर्लभ वस्तु है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, मितव्ययिता से क्या अभिप्राय है। वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उसके मतलब को समझो। मितव्ययिता का क्या मतलब है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो, मितव्ययिता से अभिप्राय संसाधनों के कुशलतम प्रयोग से है। इसका मतलब जब हमारे पास जो भी संसाधन है हम उसका कुशलतम प्रयोग कर रहे होते हैं, अच्छा प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संसाधनों की मितव्ययिता। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखना। अर्थव्यवस्था को परिभाषित करो, मतलब अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थशास्त्र तो हमने समझ लिया था, कंफ्यूज मत होना, अर्थशास्त्र अलग है और अर्थव्यवस्था अलग है। अर्थशास्त्र हमने पार्ट 1 में समझ लिया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखो। आज हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। ठीक है, अर्थव्यवस्था हर उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए, अब सर आजीविका क्या होती है, आजीविका का मतलब होता है अपना जीवन जीने के लिए हम जो भी अर्न करते हैं उसको बोलते हैं आजीविका। जीवन जीने के लिए जो भी हमें कमाया जाता है। देखो, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है या वह क्षेत्र है जिसमें लोग आजीविका कमाने के लिए कार्यरत रहते हैं, कार्य के रथ पर बैठे रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। उस प्रणाली को, उस व्यवस्था को, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हो मकान हो गया, दुकान हो गया, ये सारे के सारे अर्थव्यवस्था के ही पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैं भी समझ में आ गया होगा, बोर्ड पे ध्यान रखना, इधर उधर नहीं। देखो, अर्थव्यवस्था कितने तरह की होती है, आपके पास 3 तरह की अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोबारा से, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और फाइनली मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों आपके सिलेबस में और आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, अभी देखो, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और क्या होती है, इनके आंसर्स को पॉइंटों में लिखना है, ऐसे ही जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है। अब आपको इस क्लास के बाद नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको बोर्ड से नोट्स उतार लेने हैं, किसी बुक्स की जरूरत नहीं है अभी, और किसी भी, अब आपको किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं है। देखो जरा ध्यान से, बाजार अर्थव्यवस्था की व्याख्या करो तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाजार अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, मतलब इसमें किसी की रोक टोक नहीं होती, बिल्कुल फ्री ऑफ इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था है। इसमें केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है, बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्भर करता है। अब देखो वो बच्चा क्या कह रहा है, बेटा बोलो, कह रहा है सर केंद्रीय समस्या क्या होती है। देखो है ना, आपके पास भी डाउट है ना कि केंद्रीय समस्या क्या होती है। तो केंद्रीय समस्या क्या होती है, केंद्रीय समस्या का मतलब होता है कि हम किस चीज का उत्पादन करें, उत्पादन कैसे करें, मतलब हम कैसे उत्पादन करें, मशीनों को लगाएं,
लेबर से करे, क्या उत्पादन करे, गेहूं का उत्पादन करे, कपड़े का उत्पादन करे, या फिर मोबाइल फोन का उत्पादन करे, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें है ना, तो क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे, ये हमारी केंद्र समस्या है। बाकी इसको विस्तार से हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ बेटा इतना ही समझो, ठीक है। हाँ देखो, इसमें केंद्र समस्याओं का समाधान बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्भर करता है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बाजार में ये देखा जाता है कि किसकी पूर्ति है, किसकी पूर्ति नहीं है, किसकी मांग ज्यादा है, किसकी मांग कम है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, बाजार में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। इस अर्थव्यवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में? बाजार अर्थव्यवस्था में। जिस भी देश की अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था होगी उसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व पर कोई सीमा नहीं होती। इसका मतलब आप अपने पास जितनी मर्जी प्रॉपर्टी रख सकते हो, सरकार का कोई भी रोक टोक उसके अंदर नहीं होता। क्लियर? आगे देखो, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य, अभी हमने बोला ना क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर, बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। वो वहां जो लोग काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपने लाभ के लिए कर रहे होते हैं, उन दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। देखो, संपत्ति के निजी स्वामित्व पर कोई सीमा नहीं होती। और पॉइंट नेक्स्ट है, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है। भाई जिस चीज में मुझे प्रॉफिट होगा मैं वही काम करूंगा। अगर मैं कौन सी अर्थव्यवस्था में हूं तो बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर हूं तो। ठीक है, आगे देखो, अर्थव्यवस्था का विकास बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। सरकार कोई सरकारी स्कूल नहीं बनाती, सरकार कोई सरकारी पार्क नहीं बनाती। अगर विकास होगा तो किससे होगा? बाजार से होगा। अगर बाजार चाहेगा तो विकास होगा और बाजार नहीं चाहेगा तो विकास नहीं होगा। अब यहाँ पे बाजार का मतलब मंगल बाजार, बुध बाजार मत समझ लेना। बाजार का मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर जो लोग काम धाम कर रहे हैं, किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, अगर वो चाहेंगे तो विकास होगा और वो नहीं चाहेंगे तो विकास नहीं होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पैसे वाला चाहेगा कि भाई विकास हो तो ही होगा, वरना नहीं होगा। आगे देखो, उत्पादन की प्रक्रिया में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। मतलब सरकार कोई भी डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती। आपकी इकोनॉमी में तो करती है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट पार्क भी है, तो वहां तो वो डायरेक्ट इंटरफेयर करती है। लेकिन अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती। अभी देखो, नेक्स्ट कौन से टाइप की होती है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब इसमें देखना क्या क्या होता है। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता। किसमें? इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन इसमें सारी चीजें किसके नियंत्रण में होती है? सरकार के नियंत्रण में होती है। क्लियर हो गया? हाँ सब क्लियर हो गया। आगे देखो, केंद्रीय समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता था? यहाँ पे सब बाजार के द्वारा किया जाता था। बाजार जो चाहेगा वही उत्पादन होगा। लेकिन इसमें किसके द्वारा किया जाता है? इसमें सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार जो चाहेगी, जिस चीज का उत्पादन करना चाहेगी, उसका उत्पादन होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। संपत्ति का निजी स्वामित्व सरकार के नियंत्रण में होता है। देखो, इसमें संपत्ति का निजी स्वामित्व सरकार के नियंत्रण में नहीं था। जितना मर्जी चाहे आप अपने पास पैसा रख सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। लेकिन इस वाली अर्थव्यवस्था में सारा का सारा किसके नियंत्रण में होता है? सरकार के नियंत्रण में होता है। आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। जितना सरकार चाहेगी उतना ही पैसा आप वहां पे रख सकते हो। क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक है। अगर नहीं हो रहा होगा तो क्या करोगे? तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई। क्लियर? चलो, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। इसका मतलब उसमें क्या था? इसमें सर लाभ कमाना था। मतलब कोई भी उत्पादन करेगा किसके लिए करेगा? लाभ कमाने के लिए करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी उत्पादन करेगा किसके लिए करेगा? सामाजिक कल्याण के लिए, ताकि सबका फायदा हो। ठीक है, आगे देखो, अर्थव्यवस्था का विकास यहाँ पर तो बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पे किया जाता है। अब तो क्या कह रहा है वहां पे बोलो? वो कह रहा है सर पंचवर्षीय योजना क्या होती है? ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है ऐसी योजना जो हम 5-5 साल के लिए बनाते हैं कि हम आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमने सरकार। ठीक है,
तो देखो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्याख्या करो। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है ना, ये वाली अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें कुछ गुण तो इसके पाए जाते हैं और कुछ गुण इसके पाए जाते हैं। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजनाबद्ध, बाजार मतलब ये वाली और केंद्रीय योजनाबद्ध मतलब ये वाली, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान रखो। ठीक है, तो क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ तो इसके गुण होते हैं और कुछ इसके गुण होते हैं, दोनों का मिला जुला होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो बाजार के नियंत्रण में दे दिए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सरकार ने अपने नियंत्रण में रखे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो प्रॉफिट लोग जितना मर्जी कमाए छोड़ दिया गया है, और कुछ क्षेत्रों को सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा है। किस लिए रखा है अपने नियंत्रण में? कि भाई उससे लोगों का भला होना चाहिए। जैसे आपको पता है इंडिया में हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंडर में है, पार्क गवर्नमेंट के अंडर में, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट भी है, लेकिन मैंने बोला ना कुछ क्षेत्र प्राइवेट के पास दे दे, कुछ क्षेत्र ऐसे सरकार ने अपने पास रखे। ठीक है, आगे देखो केंद्रीय समस्याओं से संबंधित निर्णय बाजार शक्तियों और सामाजिक कल्याण को दोनों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब मैंने बताया था, इसमें जो केंद्रीय समस्या का समाधान था वो बाजार के द्वारा किया जाता था, इसमें किसके द्वारा किया जाता था? सरकार के द्वारा किया जाता था। और इसमें किसके द्वारा किया जाता है? तो सर इसमें दोनों के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक लाभ कमाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मतलब कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे उत्पादक लाभ कमा सकते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। चलो ठीक है, दुर्लभता का मतलब क्या होता है? सर ऐसी चीज जिसकी मांग बहुत ज्यादा है उसकी पूर्ति की तुलना में, जबकि उसकी कीमत क्या है? शून्य है। क्या कीमत है? शून्य है। ठीक है, आगे देखो मितव्ययिता से क्या अभिप्राय है? मितव्ययिता से अभिप्राय होता है संसाधनों की कुशलतम प्रयोग से है। आगे देखो अर्थव्यवस्था को परिभाषित करो। सर हर वह क्षेत्र जहाँ पे व्यक्ति जो होता है आजीविका कमाने के लिए कार्यरत होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कितने तरह की होती है? अर्थव्यवस्था 3 तरह की होती है, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सर बाजार अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। हाँ ठीक है, इसमें लाभ कमाने के लिए काम किया जाता है। हाँ ठीक है, इसमें जो विकास किया जाता है वो बाजार के द्वारा किया जाता है। हाँ ठीक है, ठीक। और इसमें क्या होता है? इसमें सारा का सारा नियंत्रण सरकार के पास होता है, संपत्ति का निजी स्वामित्व सरकार के नियंत्रण में होता है। केंद्र समस्या का समाधान कौन करता है? सरकार करती है। विकास किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। और सर ये क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्लियर? इसमें कुछ क्षेत्र में उत्पादक जितना मर्जी लाभ कमा सकता है और कुछ क्षेत्रों में सरकार के नियंत्रण में रहता है। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपने डाउट्स लिखो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियोस देख सके और उनको भी कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, चलो नमस्कार।